औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 19। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ओके जी। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से क्या मुराद है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत होती है। कैश फ्लो जैसा कि नेम डिनोट करता है, ये कैश के बारे में बताती है कि बिजनेस के पास कितनी कैश आई है, कितनी गई है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू इन्वॉल्वमेंट से हमें ये पता चलता है कि कैश कितनी आई है, कितनी गई है बिजनेस में। अंडरस्टूड। तो फिर जो है, अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। ठीक है। और ये पब्लिक कंपनीज के लिए, यानी जिनके शेयर्स जो हैं ट्रेड होते हैं पब्लिक में, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है। IAS 7 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 7 है, वो कहता है कि पब्लिक कंपनीज को स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो मस्ट बनानी है। ठीक है। अब क्यों मस्ट बनानी है, देखो, यूजर्स को, इन्वेस्टर्स को कैश के बारे में जानना क्यों जरूरी है। क्योंकि आपको पता है, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आपका अगर 50,000 है, तो वो कैश के इक्विवेलेंट नहीं होता। क्या मुराद है इससे, इससे मुराद ये है कि आप जो है अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। हम अकाउंटिंग ऑलवेज एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। एक्रूअल बेसिस आपने पढ़ा हुआ है। व्हेन एवर सेल incurs, ठीक है, सेल occurs, you have to recognize it no matter you receive cash or not। ओके। अगर सेल हो जाती है, प्रोडक्ट ट्रांसफर हो जाता है, कंट्रोल आपसे निकल के कस्टमर के कंट्रोल में चला जाता है, सर्विस आप प्रोवाइड कर देते हो, ठीक है, चाहे आपकी उसको कैश मिली या नहीं मिली, आपने सेल रिकॉग्नाइज करनी है। आप सेल रिकॉग्नाइज कर देते हो, आपको कैश नहीं मिली, तो आपका प्रॉफिट एज अ रिजल्ट क्या होता है, ठीक है, प्रॉफिट तो होता है, लेकिन इसमें कैश नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर आपकी सेल है, समझ लें 80,000, ठीक है, इस 80 में 30% शायद कैश सेल हूँ और 70% क्रेडिट सेल हूँ। ठीक है। तो ये जो है नेट इम्पैक्ट इसका प्रॉफिट पे जाएगा, तो प्रॉफिट भी आपका सारा का सारा कैश नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट क्रेडिट बेस होगी जो आपके पास नहीं है। ठीक है। तो सिर्फ प्रॉफिट से आप ये नहीं कह सकते बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। बिजनेस की कैश पोजीशन मेंटेन होनी चाहिए। क्यों? अब कैश की जरूरत क्यों है? अब देखें, 50,000 प्रॉफिट है, बिजनेस ने डिविडेंड्स भी पे करने होते हैं। ठीक है। एम्प्लॉयज को सैलरीज, सप्लायर्स को उनके डेट्स वगैरह सब कुछ पे करना होता है। तो आपके पास जब कैश नहीं होगी, तो आप उनको कैसे पे करेंगे? नहीं पे कर सकते, चाहे जितना मर्जी प्रॉफिट हो। तो इसलिए बिजनेस को कैश पोजीशन मेंटेन करना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है। तो यूजर्स भी धोखा खा सकते हैं, भाई 50,000 प्रॉफिट है, हमें तो डिविडेंड इसमें से मिलेगा। ठीक है। यानी समझ लो, हर शेयर होल्डर कहता है मुझे जी, अगर 10 शेयर होल्डर हैं, कहते हैं जी टू थाउजेंड तो हमें डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। टू थाउजेंड वो अपने हिसाब से लगाते हैं। बिजनेस के पास है ही कैश जो है 10,000, 40,000, क्रेडिट पे सेल्स वगैरह हुई थी, तो जिसकी वजह से अभी बिजनेस रिकवर नहीं कर पाया वो अमाउंट। तो 10,000 में से डिविडेंड किधर मिलेंगे? बिजनेस अपनी नीड्स पूरी करेगा या डिविडेंड्स देगा? तो इन्वेस्टर्स जो हैं, वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो सकती है डिसीजन मेकिंग में, रॉन्ग डिसीजन मेक कर सकते हैं। सो उनको जब कैश का भी पता होगा कि बिजनेस के पास इतनी कैश है, वो अब ठीक है जी, अब पता चला प्रॉफिट तो 50,000 है, 10,000 इसके पास कैश है सिर्फ,
नहीं ठीक यार, इधर नहीं इन्वेस्ट कर सकते। अब जिस बिजनेस का प्रॉफिट 40,000 है लेकिन उसके पास कैश अगर 35,000 है तो दैट्स बेटर, बल्कि बेस्ट है देन दिस 50,000 प्रॉफिट वाले से, क्योंकि इसके पास कैश ज्यादा मिकदार में है, ज्यादा अमाउंट में है, तो ये अपने अदर एक्सपेंसेस और डिविडेंड्स भी आराम से पे कर सकता है। अंडरस्टूड? कैश फ्लो की इंपॉर्टेंस का पता चला। ठीक है, प्रॉफिट इन कैश। और दूसरा, प्रॉफिट में कुछ जो है समझ लें नॉन कैश आइटम भी शामिल होते हैं, जैसा कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें लेस करवानी होती है प्रॉफिट तक आते हुए। तो हालांकि डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश आइटम है, कैश से इसका कोई तल्लक नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये भी एक मेथड के थ्रू, यानी जब जाते हैं इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, वहां से हम सब चीजें एडजस्ट करते जाते हैं। तो कैश फ्लो मैनेजमेंट बिजनेस में बहुत ज़रूरी होती है ताकि बिजनेस अपने डेट्स पे कर सके, बिजनेस कैश की पोजीशन मेंटेन कर सके। कोई यानी अचानक से कोई ऐसा, जैसे वो प्रोविजंस वगैरह क्रिएट होती होती हैं, कोई केस हो जाए, कोई गाड़ी उल्ट हो जाए, कोई इंश्योरेंस यानी क्या कहते हैं, इंश्योरेंस पेमेंट्स के लिए। ठीक है, तो फिर जो है नई यानी गाड़ी अब डैमेज हो गई या मशीनरी जो है ख़राब हो गई, अब हमने नई मशीनरी लेनी है, बहुत पुरानी हो गई थी वो, तो इस सिलसिले में आपको कैश अचानक यानी ज़रूरत पड़ सकती है, टेक्नोलॉजी अपडेट, तो कैश जो है आपके पास मेंटेन होना भी बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो कैश की भी एक पोजीशन खास मेंटेन रखी जाए। तो उसके लिए मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, डेट्स वगैरह भी जो है सोच समझ के देने चाहिए ताकि वो जल्दी रिकवर हो सकें। क्रेडिट कंट्रोल करना चाहिए, लायबिलिटीज़ जो हैं वो भी तरीके से पे करनी चाहिए ताकि सप्लायर भी लूज ना हो जाएं। ठीक है, इनकम टैक्स भी, फिर इन सब चीज़ों को सोच के ना बिजनेस को अपनी लिक्विडिटी इंक्रीज, लिक्विडिटी मतलब करंट एसेट्स जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाने वाले हों वो इंक्रीज करने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ठीक है, कि कैश जनरेशन एंड कैश अब्जॉर्प्शन ऑफ ए पीरियड, हाईलाइटिंग है कि ये इससे हमें पता चले कि बिजनेस की कितनी कैश जनरेट हो रही है, कितनी कैश अंदर आ रही है, और हम जो है ना अपनी कैश को फिर दूसरे बिजनेस की कैश फ्लो स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकें, हम इंडस्ट्री में कितने पीछे हैं, क्या हमारी प्रोग्रेस वगैरह है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट असिस्ट द लिक्विडिटी पोजीशन, क्या है बिजनेस की सॉल्वेंसी, डेट पे कर सकता है। ठीक है, डेप्ट पे कर सकता है बिजनेस। तो फाइनेंशियल अडाप्टेबिलिटी, अगर कोई अचानक से कोई ऐसा वाकया आ गया तो बिजनेस के पास इतनी कैश है कि वो कुछ मैनेज कर सके। ठीक है, तो ये वही ड्रॉबैक्स, ये हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन पे होता है, फ्यूचर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क है, नो इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन नहीं की जाती कि ये कैश जो है कैसे बेनिफिट देगी, जो हमने इन्वेस्ट की वगैरह है। तो यूजर्स को जो है ना खुद ही अब कंक्लूजन निकालने पड़ते हैं। फिर जो है नॉन कैश ट्रांजैक्शन यानी बोनस इशू ऑफ शेयर्स और रीवैल्यूएशन का कैश फ्लो में कोई तल्लक नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ये डिस्कस नहीं होते, ये भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है जी, फिर आता है फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट बहुत जरूरी है जी। अब जो है तीन किस्म की एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं। ठीक है, जो कैश फ्लो को फॉर्म करती हैं टोटली। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, यानी जिनसे डेली रूटीन पे बिजनेस चल रहा होता है। ठीक है, डे टू डे रनिंग एक्टिविटीज फॉर द बिजनेस। फिर जो है सेकंड नंबर पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्ट बिजनेस जो है किधर किधर कर रहा है, नॉन करंट एसेट्स में कर रहा है, नई प्रॉपर्टी बिल्डिंग ले रहा है, नई ब्रांच ओपन कर रहा है। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंस के लिए फंड कहाँ से ला रहा है, फंड रेज कैसे कर रहा है, किस किस को पे कर रहा है। ठीक है, ये सब कुछ ठीक हो गया। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है ना ये फर्दर आगे टू वेज में डिवाइड हो जाती हैं, यानी हम कैश फ्लो जनरेशन थ्रू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को टू वेज से फाइंड कर सकते हैं। 1 वे क्या है, डायरेक्ट मेथड,
और अदर वन बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? डायरेक्ट मेथड में हमें जो है किसी चीज की जरूरत नहीं होती, यानी एज स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप के लिए हम डायरेक्ट देखते हैं बिजनेस के पास कितनी कैश आई कितनी गई। जैसा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, यानी आपने कितनी इन्वेंट्री वगैरह बेची, उससे कितनी यानी कैश आपको मिली, सेल यानी आपकी कितनी हुई, फिर आपने सप्लायर को कितने पे किए जी, एम्प्लॉइज जो आपके लगे हुए हैं उनको आप कितनी पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कितनी कैश रिसीव की जी आपने। फिर जो है कैश पेड टू सप्लायर्स, सप्लायर को आपने कितनी कैश पे की जी। फिर कैश पेड टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को आपने कितनी कैश पे की जी। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस में आ जाता है। आप जो ऑपरेशन, तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशंस। ओके, तो फिर जो है नेक्स्ट हम दूसरी कास्ट जो है, दूसरा वे है, टू वेज हैं। ठीक है, टू वेज हैं फाइंडिंग के। तो दूसरा वे जो है इसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं, यानी यहाँ पे हम जो है ना स्टार्टअप के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम यहाँ से रिवर्स जा रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स नीचे आता है, हम ऊपर जाते हैं ऑपरेशंस की तरफ, कि ऑपरेटिंग जो है कैश जो है कैसे यानी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का हम फिगर लेते हैं, तो उसमें क्या करते जाते हैं, जो चीजें ऐड हुई होती हैं, लेस हुई होती हैं ना, उनका रिवर्स कर रहे होते हैं। यानी फाइनेंस चार्ज जो है, यानी इंटरेस्ट फॉर द ईयर, इंटरेस्ट फॉर द ईयर डाउन आते हुए लेस होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं। ठीक है, फिर जो है इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, यानी हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां पे इंटरेस्ट इनकम आ रही है। और ये फॉर द ईयर है, फॉर द ईयर, ये हमने पेड नहीं की, ये फॉर द ईयर जो आप लगाते होते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, वो वाली हैं, क्योंकि ये ऐड हुई हैं तो फॉर द ईयर से हमारा तल्लक नहीं होता है। हम कैश फ्लो बना रहे हैं, तो कैश कितनी पे की बाई फाइनेंस चार्ज, अगर आपका फॉर द ईयर है 1200, आपने पे 1000 किया, तो आप 1200 तो नहीं ना प्रॉफिट में डाल सकते। ठीक है, लेस तो नहीं ना कर सकते उसमें से। तो यही बात है कि ये सब चीजें हम डिडक्ट करते हैं, और दूसरा जो फाइनेंस चार्ज यानी जो हमने पे किया होगा उस साल, वो हम फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही इसके नीचे हम शो करते हैं। ठीक है, ये इधर डील नहीं होते, यहाँ से बिल्कुल क्लियर करते हैं हम। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो उसको स्टार्टअप लेके हम अपना कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस तक पहुंचते हैं। ये वन वे था, और ये सेकंड वे है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड करने का। इंटरेस्ट इनकम प्लस थी हमारे प्रॉफिट में, उसको लेस करें, यानी हम बस वो ऊपर तक पहुंचना है हमने। फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कौन सा है? नॉन कैश एक्सपेंस है, कैश इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। क्या आपका एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है, आपसे कैश जा रही है? कैश नहीं जा रही है भाई, कैश कुछ और चीज है। ये डेप्रिसिएशन एक एस्टिमेट है कि हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, इसको ऐड बैक करें। ठीक है, फिर वन चीज, एक चीज जो है आपने याद रखनी है, कि इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन एसेट्स। इंक्रीज इन एसेट्स जो है ऑलवेज आपने लेस करने हैं, और डिक्रीज इन एसेट्स ऑलवेज ऐड करने हैं। जैसा कि एग्जांपल आपको बताऊं, कि जैसे कि आपके रिसीवेबल्स हैं, रिसीवेबल्स पहले थे 1000 पाउंड्स, अभी हैं आपके 800 पाउंड्स।
रिसीवेबल क्या हो गए आपके, डिक्रीज हो गए, एसेट से ना, एसेट डिक्रीज हो रहा है, मतलब आपको क्या मिला है, 200 कैश मिली है, 200 पाउंड कैश आपको रिसीव हुई है। तो 200 पाउंड कैश आपको रिसीव हुई है, तो आपने वो जितनी अमाउंट से डिक्रीज हुई है वो प्लस करवानी है। अंडरस्टूड? ये इंक्रीज इन एसेट्स, ठीक है। 800 से अगर रिसीवेबल बढ़ते हैं 1000 तक, तो 200 का डिफरेंस डिडक्ट करवाना है, क्योंकि आपकी कैश इतनी अमाउंट से जा रही है। अंडरस्टूड? इसी तरीके से इन्वेंट्री भी सेम, ये जितने भी एसेट्स हैं उनके लिए सेम, और इसी तरीके से लायबिलिटीज के लिए सेम, इंक्रीज इन लायबिलिटी रिवर्स हो जाएगा एसेट्स का, ठीक है, प्लस, क्योंकि आप जो है सप्लायर से ले रहे हैं, तो मतलब आपके बिजनेस में आ रहा है, आप कैश को यूज कर रहे हैं एक किस्म का, ठीक है, सप्लायर को पे नहीं कर रहे, आप कैश को अपने बिजनेस में आपके पास बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर देखें, आपने सप्लायर से क्रेडिट लिया 500 का, ठीक है, आगे उसको जब सेल कर रहे हैं आपको कस्टमर से कैश मिल रही है, आपने सप्लायर को अभी नहीं दिए, तो इससे कैश बिजनेस में आ रही है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, कैश आ रही है बिजनेस में, ठीक है। ऐड करो, लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही होती हैं जब, डिक्रीज इन लायबिलिटीज यानी आपने 500 देने थे सप्लायर को, अभी 200 देने हैं, मतलब 200 तो तभी देने हैं ना जब आपने 300 सप्लायर को पे कर दिए, ठीक है। डिक्रीज इन लायबिलिटीज यानी कैश जा रही है, माइनस करो उसको, समझ आई? तो ये आपका सेम यहाँ पे फिर जो है सेम फिगर आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अंडरस्टूड? तो यहां तक फाइंडिंग डिफरेंट होती है दोनों मेथड की। अब जो है ना, आपसे अक्सर पूछा जाता है नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस या ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताएं, नेट कैश जनरेटेड, ये है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन जनरल, ठीक है। नो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अंडरस्टूड? नेट कैश। तो इसके लिए टू थिंग्स जो हैं मजीद आपने ऐड करनी है, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, ठीक है, इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर, फिर जो है सिमिलरली इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ये दोनों चीजें डिडक्ट करनी है, यानी जो पे किया आपने लेस करें, जो बाकी बचा आपका नेट कैश जनरेटेड। अब जो है ये फाइंड कैसे करने हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर, डायरेक्ट नहीं दिए होंगे, आपको लेजर अकाउंट से फाइंड करना है। आपको पता है अकाउंट रिसीवेबल का लेजर यूज करके कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, अकाउंट पेबल का लेजर यूज करके सप्लायर से कैश का, ठीक है, वेजिस का, वेजिस पेड टू एम्प्लॉय का लेजर यूज करके आप एम्प्लाई को जो कैश दी, इसी तरीके से इंटरेस्ट पेड का लेजर यूज करके इंटरेस्ट पेड फाइंड कर सकते हो, इनकम टैक्स का यूज करके आप वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। समझ आई? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग करते हैं इसके रिलेटेड। ठीक है, ये है डायरेक्ट मेथड की अंडरस्टैंडिंग। ओके, चले हम इसको सॉल्व करते हैं जी। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन। ओके, देखो तो ये क्या पूछ रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन यूज करके आप नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताएं, ठीक है। नेट कैश बता रहे हैं, सिर्फ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस अगर बताएं तो, ठीक है, यहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ यहाँ नेट बताएं तो फिर ये भी ऐड करनी है, ठीक हो गया। अब ये हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपको पता है, फॉर्मेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का डायरेक्ट मेथड, ठीक है। कैश रिसीव्ड
फ्रॉम कस्टमर्स, कैश पेड टू सप्लायर्स, फिर जो है कैश पेड टू एम्प्लॉयज। ठीक है, ये लेस करेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। ओके, फिर जो है नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड और इनकम टैक्स पेड लेस करेंगे तो आपका नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। फॉर्मेट बार बार लिख के आपने बिल्कुल जुबानी करना है, ठीक है। और जो है ना, आपसे बाज औकात डायरेक्ट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये फिगर पूछ लेंगे, आपके पास फॉर्मेट ऊपर बना हुआ होगा, इंटरेस्ट पेड में क्या अमाउंट आएगी जी, ऑप्शन के तौर पर बताएं जी, जो लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, तो ये है, ये इतना डायरेक्ट मेथड बहुत कम आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इनडायरेक्ट मेथड ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। ज्यादातर कंपनी यूज ही इनडायरेक्ट मेथड करती हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड है। तो सबसे पहले चलते हैं जी अकाउंट रिसीवेबल के लेजर पे, क्योंकि कैश रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, ठीक है। ओपनिंग आपको पता है यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे, ठीक हो गया जी। फिर जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एसेट है, तो ओपनिंग क्लोजिंग काउंट रिसीवेबल, ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर, ठीक है। कॉन्ट्रा बैलेंस, कॉन्ट्रा बैलेंस इधर, इरिकवरेबल डेट्स इधर, ठीक है। सेल्स इधर, सेल रिटर्न इधर, ठीक है। कैश रिसीव्ड काउंट रिसीवेबल को डिक्रीज करती है इधर, अंडरस्टूड, ठीक है। तो अब इसके आइटम्स देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ट्रेड रिसीवेबल्स के रिलेटेड है, ओपनिंग ये दी हुई है, क्लोजिंग ये दी हुई है। ओपनिंग 35633 और क्लोजिंग 31250। ओके, ये ओपनिंग दी हुई है, क्लोजिंग दी हुई है जी। आगे देखें तो ये हमारे रेलिवेंट अभी नहीं है, ये भी यहाँ पे भी नहीं है, ये लाइन कुछ लिखी हुई है। 30 September 2008 Flute had agreed to but not yet accounted for a contra between, not yet accounted for, ये उसने अकाउंट नहीं किए, between trade receivables and trade payables amounting to $230 उसने एडजस्ट नहीं किए हुए अकाउंट रिसीवेबल के लेजर में, अंडरस्टूड। यानी ये कॉन्ट्रा वाले उसने एडजस्ट नहीं किए हुए थे, तो इट मींस ये एडजस्ट क्लोजिंग बैलेंस में भी नहीं हुए हुए थे, तो ये क्लोजिंग बैलेंस हमारे लिए इररेलीवेंट है, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें एडजस्ट नहीं हुए हुए ये कॉन्ट्रा बैलेंस, तो इस क्लोजिंग बैलेंस में से ये कॉन्ट्रा निकलेगा, -230, 0 2 0 1 3 31020, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा, ठीक है। ये इसने एडजस्ट होना था कॉन्ट्रा ने पहले, अब ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। फिर ठीक है, आप यहाँ पे कॉन्ट्रा की अमाउंट लगाएं 230, ठीक है। ये बैलेंस इरेलीवेंट था, ये इससे हमने फाइंड किया, ये वाला हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो हमारे लिए रेलिवेंट हुआ ये एडजस्ट होने के बाद, ठीक है। 331,020 क्लोजिंग बैलेंस है, ये कॉन्ट्रा आपका जो यहाँ पे लगा, सेल रिटर्न नहीं है। फिर जो है सेल्स यहाँ पे हैं 427915, 427915, ओके। तो ये हमारे पास फिगर आ गए, इन दोनों को प्लस करो, ठीक है। 633, फिर 427915, ठीक हो गया। इन दोनों को प्लस करो और इन दोनों को प्लस करो, जो लार्ज साइड आएगी, ठीक है, वो उसका यहाँ पे लगा के दूसरा
दूसरी कम वाली साइड पे जो फिगर डिफरेंस आए वो एज अ बैलेंसिंग फिगर कैश रिसीव्ड आ जाएगा। 3146915 151 कैरी 6713 64 463 548। ओके, 463 548। अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियर हुआ? ये हमने एक साइड की, दूसरी साइड ये 230 31020052213। ठीक है, 31250। फिर इसको इससे लेस कर दें, 31250। 14 में से 5 9, 4 में से 2 2, 3 में से 1 2, 6 में से 3 3, 4 4 3 2 2 9 8, 4 3 2 2 9 8। ओके, ये क्या आ गया? 432 2 9 8। ये मैंने एक फिगर आपके लिए निकाल दिया। ये आपने यहाँ पे पुट करना है, 432 2 9 8। ठीक है, नेक्स्ट फिगर्स मैं आपको पुट करवा देता हूँ लेजर्स में, बट आपने यहाँ पे पुट करके ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अंडरस्टूड? ओके जी, नेक्स्ट हमारा फाउंड होगा अकाउंट पेएबल के लेजर से। अकाउंट पेएबल का लिए देखें तो 13 ओपनिंग, 13750 क्लोजिंग, closing 14195. Similarly, like the account receivable, this is not our closing balance because we have to adjust the contra into it. Less करेंगे 56931 13965। This is our closing balance. This is our closing balance. Okay, then contra 230, purchases here 1,65,000. Okay, yeah, 1,65,000 purchases। देन आप जो है यहाँ पे ये हमारा क्लोजिंग है। ठीक है, इसको पॉइंट अप क्लियर कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लोजिंग, ठीक है, यानी इसका हमने क्लोजिंग कैसे निकाला था, 14195 माइनस 230 करके हमारा क्लोजिंग निकाला था। ठीक है, तो यानी ये क्लोजिंग है। एडजस्ट होने के बाद जो रियल क्लोजिंग हमारा बनता है वो ही पुट करना है हमने। फिर ये, फिर परचेजेस, फिर जो डिफरेंस आएगा कैश पेड। ठीक है, हमारी लायबिलिटी अकाउंट पेबल कम हो रहा है यहाँ पे, तो ये कैश पेड, ये जो डिफरेंस आएगा इन दोनों साइड्स का वो आपने पुट करना है कैश पेड टू सप्लायर। ठीक है, आपने ये निकाला हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए लेजर्स। फिर कैश पेड टू एम्प्लॉइज, कैश पेड टू एम्प्लॉइज, वेजेस पेड का लेजर। ठीक है, ये है एक्रूड वेजेस एक्सपेंस। तो 835 ओपनिंग, क्लोजिंग 1015, 835 ओपनिंग, ठीक हो गया, 1015 क्लोजिंग। ठीक है यहाँ तक। फिर जो है देखें तो यहाँ है वेजेस एक्सपेंस फॉर द ईयर 52750। वेजेस एक्सपेंस फॉर द ईयर इसको इंक्रीज करेगा ना। ठीक है, तो 52750, तो कैश जो हम पेड करेंगे वो इसको डिक्रीज करेगी। तो इन तीनों का डिफरेंस आपकी कैश पेड आ जाएगी जो आप यहाँ से लेस करवाएंगे। तो फिर जो है आपके पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। फिर इसी तरीके से इंटरेस्ट पेड और इनकम टैक्स पेड फाइंड करने हैं। इंटरेस्ट पेएबल है, इंटरेस्ट पेएबल के लेजर से। ठीक है, इंटरेस्ट पेएबल का लेजर बनेगा, तो इसका ओपनिंग आपके पास है 300, 350 इसका क्लोजिंग। इंटरेस्ट पेएबल फॉर द ईयर है, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर है 325। तो यहाँ पे आपका कैश पेड आ जाएगी, सॉरी इंटरेस्ट पेड यानी, ठीक है, जो कैश आपने पेड की इंटरेस्ट की सूरत में, इंटरेस्ट पेड। ठीक है, ये 625 350 लेस करें तो ये
275, ठीक है, 275 यहाँ पे आ जाए। तो ये अमाउंट आपने ऊपर से लेस करनी है। फिर इसी तरीके से इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स भी लायबिलिटी होती है, इनकम टैक्स पेड पेएबल। तो ये देखें 1075 इसकी ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग 1250। ईयर में जो इनकम टैक्स चार्ज था एक्सपेंस 11515, तो यहाँ पे इनकम टैक्स पेड जो हमने टैक्स पेड किया ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, इनका डिफरेंस यहाँ पे, तो वो वाला फिगर आपने लेके ऊपर डिडक्ट करना है। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप सब ने क्या करना है, डन करना है। ये वर्क करके आपने मुझे सबमिट करवाना है, मस्ट, ठीक है। ये मैं चेक करूंगा, ये कल ही आपने सबमिट करवाना है, लाजमी, अंडरस्टूड, ठीक है। तो फिर ये इनडायरेक्ट मेथड मैंने आपको बताया, ये रीड कर लीजिएगा। इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड बैक होती हैं, जो जो ट्रांजैक्शंस आपको दी हुई हैं उनमें, जैसा कि यहाँ पे आप जो है मज़ीद एडिशन सब्सट्रैक्शन ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसा कि लॉस फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, लॉस हुआ है आपको, तो आपने क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट में क्या हुआ होता है, प्लस हुआ माइनस हुआ होता है ना, आपने यहाँ पे ऐड बैक कर देना है, ठीक है। गेन जो है, गेन अगर हुआ है आपको, तो आप इनकम स्टेटमेंट में उसको प्लस करते हैं ना प्रॉफिट में, यहाँ से आपने गेन को, गेन फ्रॉम द एनसीए लेस कर देना है, अंडरस्टूड। क्यों? क्योंकि ये जो है आगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डील होंगे, यहाँ से हमने बिल्कुल क्लियर करना है, हमने सिर्फ ऑपरेशन के रिलेटेड कैश हमने देखनी है, अंडरस्टूड, क्लियर। क्योंकि ये भी एक किस्म के नॉन कैश आइटम है, क्या पता डिस्पोजल से हमें मिला कि नहीं मिला, ठीक है, हमने क्या पता इन क्रेडिट पे डिस्पोज कर दिया, ठीक है जी। फिर ये स्टेट में इंटरेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग टू है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ जेरोनिमो, ये आपने फुली की फुली जो है ना प्रिपेयर करनी है तीनों एक्टिविटीज के साथ। मैं आपको साथ साथ हेल्प करता हूँ, लेकिन ये मैं कल आपको चेक कर रहा हूँ, देखता हूँ, देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। देखें तो कह रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड अ लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट ऑफ $5000। तो 5000 लॉस है, तो आपने क्या करना है, ऐड बैक कर देना है। क्या करना है बता रहे हैं यहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, ठीक है। तो लॉस ऑफ आपका जो है नॉन करंट एसेट है, तो ये ऐड बैक कर दें 5000, आपने जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर लेना है, ठीक है। तो अब देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मैं, आप सबको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस तो आप बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होगी, क्योंकि आपने बहुत की है, ठीक है। देखें तो इसका फॉर्मेट, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब मुझे बताएं प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहाँ पे आता है, ठीक है। आपको पता हो तो फाइनेंस चार्ज के बाद यानी इनकम टैक्स से पहले यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, और हमने इनडायरेक्ट मेथड के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्टअप लेना होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं निकाला गया, हमें दिया गया है कि हम निकालें। तो क्या फिगर आगा, दो मेथड हैं आपके पास, एक तो यह है यहाँ से टोटल जमा माइनस करके यहाँ तक आए। दूसरी फास्ट प्रोग्रेशन क्या हो सकती है, दूसरी फास्ट प्रोग्रेशन भाई ये है, रिवर्स आ जाएं, 92 में प्लस 71 कर दें, तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। 2 and 1 3, और 7 and 9 16, ठीक है, 163, ये आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। अब यहाँ से 71 निकालें, यानी 92 ही रिजल्ट आता है, अंडरस्टूड। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिर जो है यहाँ पे, और
लिखा हुआ है कि प्लांट वाज डिस्पोज्ड ऑफ, द प्लांट ओरिजिनली कॉस्ट $80,000 एंड हैड accumulated depreciation ऑफ। ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में काम आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में से जब हम निकाल रहे होंगे वो हम नेक्स्ट करते हैं। तो अभी जो है हम करते हैं क्या फाइंड, इनडायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेशन कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी लेते हैं, हमने लिया तो ये हमें पता चल गया, हमने वर्किंग यहाँ पे की। ठीक है, ये पीबीटी की 163 आ गया जी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने फॉर्मेट को भी जहन में रखना है और जो जो रिवर्स चेंजेस आई हुई हैं वो लेस करते जाना है। ठीक है जी, फाइनेंस चार्ज है यहाँ पे, यहाँ तक आप पहुँच गए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ऊपर चलते जाए, फाइनेंस चार्ज है यहाँ पे, लेस हो रहा है तो प्लस करें इसको। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। फिर जो है ऊपर चलें, अब देखें तो यहाँ पे क्या है, डिविडेंड्स। डिविडेंड्स आपको क्या हुए हैं, रिसीव हुए हैं, प्लस हो रहे हैं, तो डिविडेंड्स रिसीव्ड लेस कर दें। फिर जो है आपके पास इंटरेस्ट इनकम, ये टोटल नाम दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट इनकम जो है इसको भी आपने लेस कर दें। ठीक हो गया जी। फिर जो है आप देखें और क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसने क्या बताया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कुछ लॉसेस हैं जो डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स है, तो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट आपने क्या करवाना है, ठीक है, हम $3,000 के फिगर से चल रहे हैं, 30 के फिगर से। ठीक है, तो लॉस ऑन डिस्पोजल आपने 5 प्लस करवाना है। ठीक है, लेस हुआ हुआ था क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं, ये बात सोचनी है, हमने ऑपरेशन तक जाना है, यानी समझ लें एक किस्म का ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक, और उसमें फिर मजीद एडजस्टमेंट करनी है जो कैश पेड रिसीव वगैरह हुई है। ठीक है, और इन्वेंट्रीज एसेट्स लायबिलिटीज की एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, फिर जो है हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं जी। प्लांट ड्यूरिंग द ईयर द आइटम ऑफ प्लांट वाज, कितने का था, ओरिजिनली कॉस्ट 80,000, हैड accumulated depreciation डेट ऑफ द डिस्पोजल ऑफ $15,000। ठीक है, तो यहाँ पे भी एसेट्स में भी चलते हैं जी। एसेट्स में है नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे आपने जो डेप्रिसिएशन फाइंड करना होगी ना, लेजर से फाइंड करेंगे आप डेप्रिसिएशन। ठीक है, नॉन करंट एसेट का एक लेजर होगा। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर। ठीक हो गया जी। तो ये एनसीए के रिलेटेड, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यूज होगा, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से आप डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है जी, कॉन्ट्रा एसेट होती है, एसेट डेबिट होता है तो ये क्रेडिट होगी, इसका क्रेडिट ओपनिंग होगा, ये क्लोजिंग होगा। यहाँ पे दी हुई है 120 और ये है 190, इसकी क्लोजिंग है। यहाँ तक बात क्लियर। फिर जो क्या कह रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ठीक है, हमने डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर फाइंड करना है, तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि हैड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द डिस्पोजल। ठीक है, अब यहाँ पे देखें डिस्पोजल वाले एसेट की डेप्रिसिएशन कितनी थी,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 नीचे लिखा हुआ है। तो हम जब एसेट डिस्पोज करते हैं, आपने पीछे पड़ा हुआ है, सब कुछ लिंक ही बनता है कि नॉन करंट एसेट को एसेट रजिस्टर से रिमूव करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से रिमूव करना है, जितनी भी आपकी, क्योंकि हमने एसेट को डिस्पोज कर दिया। तो ये 15,000 से हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ रही है या कम हो रही है? तो हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 से डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है तो आप इसको किस तरफ लगाएंगे? 30 के फिगर से हम चल रहे हैं, तो 15 डेबिट साइड पे। अंडरस्टूड? तो फिर जो है हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर हमने फाइंड करना है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि उससे ये बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे। यहाँ पे 205, यहाँ पे भी नीचे 205, तो डिफरेंस जो है 120 और 205 का 85 यहाँ पे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी। ठीक है, जो आप यहाँ पे लगाएंगे कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम था, यहाँ से लेस हुआ हुआ था, आप यहाँ पे ऐड बैक करते हैं। अंडरस्टूड? अब आ गई एसेट्स और लायबिलिटीज की बारी। अब क्या आ गई? एसेट्स और लायबिलिटीज की बारी। एसेट्स हम देखते हैं कि करंट एसेट्स में क्या क्या, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। ठीक है, कैश की जो है ना सबसे लास्ट पे डीलिंग होगी, ठीक है, एंड पे, कि हमने कैश फ्लो की तरफ ही जाना है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ईयर कैश कैसे गई, आई, कितनी चेंजिंग, कैसे कैसे बिजनेस ने चेंजिंग की। ठीक हो गया जी। तो एसेट्स में है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या हो रही है देखें, 105 से 98 हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? तो ये देखें ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, कितने से? 7 से। तो डिक्रीज इन इन्वेंटरी, डिक्रीज इन इन्वेंटरी, तो आपने पढ़ा हुआ है एसेट में डिक्रीज हो तो ऐड कर दो। तो डिक्रीज इन इन्वेंटरी 7। अब देखें तो रिसीवेबल, रिसीवेबल कितने थे? 86 थे। 86 से बढ़ के 102 हो रहे हैं, तो रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन रिसीवेबल। तो एसेट इंक्रीज हो रहा हो तो क्या करें? ठीक है, लेस कर दें, कितने से? 14 और 2 16 से इंक्रीज हो रहा है तो लेस करें। फिर जो है लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या हो रही हैं आपकी? लायबिलिटीज देखें तो ट्रेड पेएबल्स, ये इनकी एडजस्टमेंट हमने अलग से करनी होती है। ठीक है, ट्रेड पेएबल्स, क्योंकि हमने इनको एक्सपेंस फॉर द ईयर एडजस्ट करके नेट कैश के लिए हमने इनको करना है। अभी ट्रेड पेएबल्स ये कितने थे पहले? 79 थे, 77 हो गए। क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, कितने से डिक्रीज हो रहे हैं? ट्रेड पेबल। तो लायबिलिटी डिक्रीज हो तो, लायबिलिटीज डिक्रीज हो तो माइनस, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स -2। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सारे फिगर मैंने लगा दिए हैं, जस्ट प्लस माइनस करके कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपने मजीद दो चीज़ें नीचे करनी है, वो आपका काम है, वो आप करेंगे। क्या? ठीक है, टू थिंग्स। कौन सी टू थिंग्स? वन थिंग इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल नहीं, इंटरेस्ट पेड। ठीक है, कि आपने पेड कितना किया है, कैश में कितना पेड कर दिया, जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया सेम कैलकुलेट होगा। इनकम टैक्स पेड ऊपर वाली अंडरस्टैंडिंग में किया, सेम कैलकुलेट होगा। ठीक हो गया, ये आपने करना है। फिर नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। इसका आपने ना तीनों एक्टिविटीज का करना है, ये वो स्टेप बाय स्टेप आपको बुक में भी गएगा। तो आपने तीनों इसकी पूरी स्टेटमेंट आपने मुझे बना के दिखानी है। अंडरस्टूड? फिर जो है सेकंड आ जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपने पढ़ा क्या क्या होता है, आपने नहीं पढ़ा तो चले हम पढ़ते हैं कि इन्वेस्टिंग, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, इन्वेस्ट आप कहाँ पे करते हो, परचेज कर रहे हो आप, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, वो तो परचेज करने से कैश आती है जाती है, परचेज कर रहे हो तो कैश जाएगी, लेस करोगे, फिर जो है आप प्रोसीड्स, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, ठीक है, वही जो मैं कह रहा था लास्ट को आप यानी क्यों डिडक्ट करवा रहे हो, ऐड बैक करवा रहे हो, क्योंकि वो यहाँ पे डील होना है, प्रोसीड्स ऑफ सेल, जितनी भी कैश आपको नॉन करंट एसेट से आई, उसको सेल करने से आई, उसको क्या करना है, प्लस ये इसको लेस, इसको ऐड, ठीक है। तो फिर जो है आपने अगर कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस करने करते जाना है, डिविडेंड रिसीव्ड हो रहे हैं, प्लस करते जाना है, ठीक हो गया, ये हो गया इन्वेस्टमेंट से आपका तल्लक, ठीक है जी। तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उसने क्या कहा है कि, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को भी फाइंड करने के लिए सेम ऐसे ही आपको लेजर्स की, आपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ा है ना, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब सेम है कि आपने अब कैसे जो है लेजर्स को यूज करके आपने मिसिंग फिगर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, यहाँ पे भी सेम होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, तो ये हमने ऊपर कर लिया है, आइडेंटिफाई एंड कैलकुलेट कैश फ्लोज रिलेटिंग टू इंटरेस्ट पेड, इनकम टैक्स पेड, ये आपने करना है, आपको बताया। फिर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये कैश फ्लोज इनफ्लो जो आते हैं, तो ये कैश आउटफ्लोज, कैश आउटफ्लोज से क्या मुराद है कि कैश जा रही है, जैसे परचेज से कैश जाएगी और बाकी तीनों एक्टिविटीज से कैश इन आएगी, इनको प्लस करना है आपस में और इसको लेस करना है, फिर नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं कि इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड दोनों क्या है, आपकी इनकम्स हैं, आपकी क्या है, इनकम, ठीक है, इनकम्स हैं, तो सेम इनकम क्रेडिट साइड पे होती है, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, तो डिविडेंड जो आप रिसीव करेंगे, ठीक है, डिविडेंड रिसीव, ठीक है, डिविडेंड जो रिसीव करेंगे, ये आपके जो है ना एसेट्स होंगे, ठीक है, इनकम्स नहीं होगी, बल्कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट आपके एसेट्स के तौर पे डील होते हैं, ठीक है, मतलब जब कंपनी डिक्लेयर कर देती है ना, तो ये आपके एसेट्स बन जाते हैं और को पे करने वाली कंपनी के लिए लायबिलिटीज बन जाते हैं, ठीक है, तो डिविडेंड रिसीवेबल यानी आपने रिसीव करने हैं, तो आपके लिए क्या है, एसेट्स, ठीक है, ओपनिंग आपने इतने करने थे, क्लोजिंग आपने इतने करने हैं, अभी भी यानी कंपनी ने पूरे नहीं पे किए आपको, तो डिविडेंड्स रिसीव्ड यानी जो आप डिविडेंड रिसीव्ड करेंगे यानी कैश रिसीव्ड करेंगे, उससे डिविडेंड आपके एसेट्स तो डिक्रीज हो जाएंगे ना, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, डिविडेंड फॉर द ईयर कितने आपके डिक्लेयर हुए और आपको मिले कितने, ठीक हो गया, ठीक है जी, तो ये डिविडेंड्स फॉर द ईयर, ठीक है, इसी तरीके से इंटरेस्ट रिसीव्ड का भी सेम एज इट इज प्रोसेस होगा, हम ये नेक्स्ट उसने कहा हुआ होगा डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, ये है इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो
हाँ, इंटरेस्ट रिसीवेबल का उसने दिया हुआ है फॉर्मेट सेम एज डिविडेंड रिसीवेबल, ठीक है, सेम इसको आप नेम चेंज करके डिविडेंड के लिए यूज करेंगे। ठीक हो गया। फिर वो पूछ रहा है डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट रिसीव टू बी शोन अंडर द हेडिंग कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। हम देखते हैं इसके फिगर्स और इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डिविडेंड्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डिविडेंड्स, ठीक है, ये उसने क्या दिया हुआ है, डिविडेंड्स फॉर द ईयर, डिविडेंड्स फॉर द ईयर, ठीक है, डिविडेंड्स फॉर द ईयर 57, ठीक है, यानी डिक्लेयर हुए इतने, मिले नहीं लेकिन डिक्लेयर हुए। अब यहाँ पे भी ये है डिविडेंड्स रिसीवेबल, ठीक है, डिविडेंड्स रिसीवेबल हमारे करंट एसेट्स के अंडर के हमें जो मिलने हैं, 50 ओपनिंग, 57 क्लोजिंग, ठीक है, 50 ओपनिंग यानी देखिए करंट एसेट्स के नीचे हमारे एसेट्स होते हैं, 50 ओपनिंग, 57 क्लोजिंग। तो डिविडेंड फॉर द ईयर कितने थे, 57, डिविडेंड्स फॉर द ईयर, डिविडेंड्स फॉर द ईयर, तो हमें रिसीव्ड कितने हुए, नेट अमाउंट 107, 107, 50, ये हमें रिसीव्ड हुए, डिविडेंड रिसीव्ड यानी इतनी कैश हमें रिसीव्ड हुई, ठीक है, 50। तो डिविडेंड की जगह आप क्या लिखोगे, 50, यहाँ पे 50 लिखोगे। फिर इसी तरीके से इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ओपनिंग क्लोजिंग उसका 00 है, ओपनिंग क्लोजिंग उसका 00 है, तो हमें फिर यही ही मिला, कितना मिला इंटरेस्ट रिसीव्ड, 15, ठीक है, क्योंकि उसका ओपनिंग क्लोजिंग 00 है तो नेट इम्पैक्ट 15 ही पड़ा, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड 15, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, आपने क्या चीज परचेज की ड्यूरिंग द ईयर, क्या चीज कैसे पता चलेगी, हम साल के शुरू में एसेट देखेंगे, साल के एंड में एसेट देखेंगे, तो डेप्रिसिएशन वगैरह भी लेस करवाएंगे, तो जो चीज हमारे पास बची वो परचेज के अकाउंट में आएगी, ठीक है, नॉन करंट एसेट के लेजर से हमें पता चलेगा, नॉन करंट एसेट के लेजर से हमें पता चलेगा, ठीक है। नॉन करंट एसेट का लेजर क्या कहता है, ओपनिंग नॉन करंट एसेट, क्लोजिंग नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, डिस्पोजल के आपने और कैरिंग अमाउंट पे आपने करना है, सेल अमाउंट पे नहीं, ये बात आपने याद रखनी है, डिस्पोजल एट कैरिंग अमाउंट, ये बात याद रखनी है। और डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन क्यों, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर क्रेडिट साइड क्यों है, क्योंकि ये एसेट को डिक्रीज करता है और हम फॉर द ईयर चल रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात यहाँ नहीं करनी है आपने, क्योंकि हम फॉर द ईयर चल रहे हैं, ठीक है। फिर रीवैल्यूएशन से आपको पता है एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो रीवैल्यूएशन एसेट्स को इंक्रीज करता है। फिर जो कोई गैप आएगा वो हमारी परचेज होगी, या एडिशन भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है, हमने यहाँ तक पहुंचना होता है। अब इसको भी ऊपर से फाइंड करते हैं। नेक्स्ट उसने अंडरस्टैंडिंग में यही कहा हुआ है, ठीक है, इक्विपमेंट एंड प्रोसीड्स, वो आपने क्या किया है जी, ठीक है, तो चलते हैं ऊपर उसी में, एग्जाम्पल में यहाँ पे है जी, नॉन करंट एसेट देखें तो साल के स्टार्ट में 750 थे, 10048, साल के स्टार्ट में 750, एंडिंग जो है 1048, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है, वेट अ मिनट, ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है, तो आगे चलते हैं।